नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो वीडियो है इसमें आपको जॉन मिल्टन पर 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और 40 क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं। 2 वीडियो बने हैं उस पर और ये तीसरा वीडियो है। इसमें क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक आपको मिलेगा। जॉन मिल्टन पर आप लोग को 100 MCQ मिलेगा, जो आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोग की हेल्प करेगा। तो दोस्तों, जो वीडियो आज का है, चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो किस तरह देना है, इसको यदि आप क्विज़ के रूप में लगाना चाहते हैं तो वीडियो देखिए और वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसका आंसर अपने कॉपी में लिखिए और फिर वीडियो को प्ले करिए और फिर उससे मैच करिए और फिर अपने आप को 20 में से नंबर दीजिए कि 20 मार्क्स में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं। इस तरह आप वीडियो को पॉज करके एक क्विज़ के रूप में इसको ले सकते हैं और इसको लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी ज़्यादा है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच स्कूल डिड जॉन मिल्टन अटेंड? जो जॉन मिल्टन थे वो कौन से स्कूल से पढ़े थे? तो दोस्तों, यहाँ पे स्कूल की बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो सही जवाब चलिए बता देते हैं। जो जिसके स्कूल से पढ़े थे, सेंट पॉल स्कूल से पढ़े थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। सेंट पॉल स्कूल से ये पढ़े हुए थे। तो फ्रेंड्स, सेंट पॉल वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हु सेड अबाउट मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट द ड्रीम ऑफ ए प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल? ये बात जो जॉन मिल्टन ने जो पैराडाइज लॉस्ट लिखी हुई है, जो काफ़ी फेमस है और सब लोग उसकी तारीफ़ भी करते हैं, तो उसके बारे में ये बात किसने बोली है कि एक जो प्यूरिटन था उसका सपना जो था वो बाइबल पर सर रखकर सो गया। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये लाइन जिसने भी बोली है वो ये बोलना चाहता है कि जो जॉन मिल्टन थे वो एक प्यूरिटन थे और उन्होंने जिस मकसद से पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी वो पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, वो अपने मकसद में फ़ेल हो गए। क्योंकि यहाँ पे फ़ेल क्यों हो गए हैं? क्योंकि यहाँ पर जो बाइबल है और जो सैटन है उसको इन्होंने बहुत अच्छा दिखा दिया है। उसको बहुत ही करेजियस वॉरियर दिखा दिया है, बहुत ही अच्छा लीडर दिखा दिया है। तो जो सैटन है, शैतान है, उसकी बहुत ज़्यादा इन्होंने तारीफ़ कर दी है। तो शायद इस वजह से जो जो जॉन मिल्टन है वो अपने मकसद में, पैराडाइज लॉस्ट लिखने के मकसद में कहीं ना कहीं फ़ेल हो गए हैं। तो ये लाइन जिसने भी बोली है तो उसने तारीफ़ नहीं की है, उसने आलोचना की है जॉन मिल्टन की। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये लाइन किसने बोली है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अल्फोंसो डी लामार्टिन। इन्होंने ये बात बोली थी कि जो जो प्यूरिटन है उसका जो सपना है वो बाइबल पर सर रखकर सो गया। कहने का मतलब यही है कि जो पैराडाइज लॉस्ट लिखने के पीछे मकसद था वो उसमें कहीं ना कहीं जॉन मिल्टन फ़ेल हो गए। क्योंकि इन्होंने सैटन को, यानी कि शैतान को, इन्होंने बहुत ही अच्छा दिखा दिया है। इन्होंने उसकी महिमा का वर्णन बहुत ज़्यादा कर दिया है और गॉड के बारे में उन्होंने तारीफ़ इतनी ज़्यादा नहीं की है और जो सैटन है उसकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा कर दी है। तो शायद इसलिए इन्होंने इसकी आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। मिल्टन रोट हिज पास्टोरल एलिजी लिसिडस ऑन द डेथ ऑफ? मिल्टन ने अपनी एक पास्टोरल एलिजी लिखी है लिसिडस, वो किसकी मृत्यु पर लिखी थी? तो दोस्तों, ये इसका आंसर से सवाल शायद आप लोग जानते होंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। जो जॉन मिल्टन थे उनके कैम्ब्रिज, जब वो कॉलेज गए थे कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए, तो कॉलेज के समय के एक मित्र थे एडवर्ड किंग। उनकी समुंदर में डूबने से मौत हो गई थी और उनकी मौत के अवसर पर इन्होंने पास्टोरल एलिजी यानी कि शोक गीत लिखा हुआ है और अपने जो मित्र हैं एडवर्ड किंग उनको संबोधित किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। इन पैराडाइज लॉस्ट हु पजेस द क्वालिटीज़ ऑफ मिल्टन? पैराडाइज लॉस्ट लिखते हुए मिल्टन की क्वालिटीज़ किस कैरेक्टर में चली गई? तो सही जवाब है सैटन में चली गई है। सैटन को इन्होंने बहुत ही महान बता दिया है और उसकी बहुत ज़्यादा, जो सैटन है उसकी महिमा का वर्णन इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। जो गुणगान जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दिया है। तो इनकी खुद के का जो कैरेक्टर था उसकी क्वालिटी सैटन में चली गई है।
तो बी वाला इसमें सही हो जाएगा फ्रेंड्स, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द फेस ऑफ हिज। पैराडाइज लॉस्ट जो इनकी सबसे अच्छी रचना मानी जाती है, सबसे अच्छा वर्क माना जाता है, मोस्ट फेमस वर्क माना जाता है, उसको इन्होंने कब लिखा है? फर्स्ट फेज़ में लिखा है, स्टूडेंट लाइफ में लिखा है, मिडिल फेज़ में लिखा है या लास्ट फेज़ में लिखा है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लास्ट फेज़ में इन्होंने लिखा था। जो कोई भी राइटर, जो ज़्यादातर राइटर्स होते हैं, वो अपना जो अच्छा वर्क होता है वो लास्ट फेज़ में लिखते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अनुभव हो जाता है, वो पूरी दुनिया देख लेते हैं, उनको सब कुछ पता हो जाता है, उनके पास अनुभव का बहुत बड़ा समुंदर हो जाता है, और फिर वो सबसे अच्छी रचना जो होती है वो लास्ट फेज़ में लिखते हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। 46 जॉन मिल्टन बिलोंग टू विच सेंचुरी। तो इस तरह क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो डेट ऑफ बर्थ, जो इनकी DOB है वो नहीं पूछा गया है, ये पूछ लिया गया है कि सेंचुरी में पैदा हुए थे। तो दोस्तों इसको 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 वही आदमी कर पाएगा जो जिसको पता होगा कि जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था। तो जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में जन्म हुआ था, और 1674 में इनका देहांत हुआ था, यानी मृत्यु हुई थी। तो ये 17th सेंचुरी से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 17th सेंचुरी से ये बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है, 1608 में इनका जन्म हुआ था, 1674 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये 17th सेंचुरी के अंतर्गत आ गए। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। व्हेन वर द थिएटर्स क्लोज्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में कब थिएटर्स बंद हुए थे? तो दोस्तों इंग्लैंड में थिएटर तब बंद हुए थे जब वहाँ पर सिविल वॉर वहाँ शुरू हो गया था, गृह युद्ध शुरू हो गया था। तो गृह युद्ध वहाँ पे कब शुरू हुआ था, कब से कब तक था? तो ये जो चारों ऑप्शन है, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है, इसको यदि आपको इसके रूप में लगाना चाहते हैं तो इसी तरह आप लोग लगाइए। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर दें और ABCD अपनी कॉपी में लिखें, और फिर मेरे आंसर से मैच करें और अपने आप को नंबर दें। इस तरह आप इसको क्विज़ वीडियो के रूप में भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। 1642 से 1660 तक का जो टाइम था, उस समय इंग्लैंड में थिएटर्स क्लोज थे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सिविल वॉर कब हुआ था। तो सिविल वॉर जो हुआ था वो अगस्त 1642 में शुरू हुआ था, और 1651 तक सिविल वॉर चला था। ठीक है, तो ये चला था, सिविल वॉर चला था। और सितंबर 1642 में जो वहाँ की पार्लियामेंट थी, जो लॉन्ग पार्लियामेंट थी, उसने ये ऑर्डर दिया था कि जो थिएटर्स हैं उनको बंद करवा दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे युद्ध चल रहा था। तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे थिएटर्स में कौन जाता। तो इसलिए जो पार्लियामेंट ने ये ऑर्डर पास किया था, और उसके बाद बंद करवा दिया गया था। और फिर 1660 जब आया है, तो जब इंग्लिश रेस्टोरेशन पीरियड आया है और किंग चार्ल्स सेकंड जब राजा बने हैं, तो फिर से थिएटर्स को खोल दिया गया था और लाइसेंस दिया गया था। और दो थिएटर थे लंदन के जिनको लाइसेंस दिया गया था। तो कौन कौन से थे? वो किंग्स कंपनी थी, सबसे पहला जो था वो किंग्स कंपनी थी, और जो दूसरा वाला था वो ड्यूक कंपनी थी। दो दो मतलब वो कंपनियां थीं, उनको लाइसेंस दिया गया था, और 1660 में थिएटर्स को खोल दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये इसका यही जवाब है कि सिविल वॉर वहाँ पे शुरू हो गया था। अगस्त 1642 में सिविल वॉर शुरू हो गया था, और 1660 तक सब बंद रहा था। फिर 1660 में जब रेस्टोरेशन पीरियड आया है, तब उसको फिर से खोला गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कॉमर्स वाज प्रेजेंटेड इन द ऑनर ऑफ। तो ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है। जॉन मिल्टन है, उनकी बहुत ही फेमस मास्क है। मास्क माने होता है कठपुतली का तमाशा, जो पपेट शो होता है उसको ही मास्क कहा जाता है। तो जो कॉमर्स है उसको किसके सम्मान में प्रस्तुत किया गया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो शायद आप इसका जवाब जानते भी होंगे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर। जो अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर थे, उनके सम्मान में ये जो शो था कॉमर्स वाला
ये जो नाम है ये तो कोई नहीं पूछेगा, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है। जो जॉन इथरटन थे वही अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर थे, और लडलो कैसल में ये सेलिब्रेशन हुआ था। और जॉन इथरटन जो कि फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर थे, उनकी तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सैमसन एगोनिस्टिस से ये लिया गया है, और ये जो लाइनें हैं ये इसी में से आती हैं। फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। फॉर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स। जो किताबें होती हैं वो पूरी तरह से निर्जीव वस्तु नहीं होती हैं, बट डू कंटेन ए पोटेंसी ऑफ लाइफ। परंतु जो किताबें होती हैं उनके अंदर एक जीवन भी होता है। ये इन देम टू बी एज एक्टिव एज दैट सोल वाज हुज प्रोजिनी दे आर। मतलब यहाँ पे कहने का पूरा मतलब है कि जो जो किताबें होती हैं जो एक जगह पड़ी होती हैं वो डेड थिंग्स नहीं होती हैं, उनके अंदर भी एक जान होती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो किताबें होती हैं उसके अंदर भी एक कहानी होती है और पूरा जीवन होता है। किताबों को पढ़ के ही हम शिक्षित होते हैं और हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ता है। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? दीज लाइन्स बिलोंग टू। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एरियो पेजिटिका से ये लाइनें ली गई हैं। और जॉन मिल्टन का जो ये वर्क था एरियो पेजिटिका, इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात इन्होंने बोली थी। इन्होंने बोला था कि इन्होंने ये कहा था कि यदि कोई लेखक कुछ लिखना चाहता है तो उसके ऊपर कोई भी रोक नहीं होनी चाहिए। तो उस समय क्या होता था कि जैसे कुछ लेखक होते थे वो सरकार के ख़िलाफ़ कुछ लिखते थे या सरकार से सवाल पूछते थे, तो उनको बहुत ही परेशान किया जाता था। तो जॉन मिल्टन ने ये वर्क लिखा हुआ है और ये प्रोज वर्क है एरियो पेजिटिका। और इसमें इन्होंने यही लिखा है कि यदि कोई राइटर कुछ लिखना चाहता है, कोई लेखक कुछ लिखना चाहता है तो उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई उसको मतलब ऐसा ना हो कि सरकार उसको परेशान करे, क्योंकि उस समय ऐसा था। तो फ्रेंड्स ये बुक्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। लिजिडस इज ए पास्टोरल एलिजी रिटन बाय जॉन मिल्टन इन द मेमोरी ऑफ। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, ऊपर भी ये क्वेश्चन आ गया था ये लिजिडस वाला। तो इसमें फिर से वही पूछ रहे हैं कि जो जो लिजिडस है वो पास्टोरल एलिजी इन्होंने किसकी याद में लिखा था। तो मैंने ऊपर आपको बताया था एडवर्ड किंग इनके मित्र थे कैम्ब्रिज के समय के, और उनकी याद में उनकी मृत्यु हो गई थी समुद्र में डूबने से, आयरिश सी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु के अवसर पर इन्होंने ये लिखा है और अपने दोस्त को इन्होंने एड्रेस किया है लिसिडस। और काफ़ी अच्छा वर्क है, काफ़ी पॉपुलर वर्क है, इसमें से क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। थ्रू विच वर्क डज मिल्टन सेज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन।
जॉन मिल्टन ने कौन से वर्क के द्वारा बताया है कि जो ईश्वर जो कुछ करता है मनुष्य के साथ वो अच्छा ही करता है? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो किस वर्क के द्वारा इन्होंने बताया है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पैराडाइज लॉस्ट। जो पैराडाइज लॉस्ट में जो स्टोरी है उसमें जो एडम एंड ईव होते हैं वो कुछ गलती करते हैं और फिर उनको स्वर्ग से निकाल दिया जाता है, इस तरह की इसमें स्टोरी है। तो जो जो फॉल ऑफ मैन है वो दिखाया गया है कि मनुष्य का पतन कैसे हुआ और किस तरह उसको मृत्यु लोक में भेजा गया, जहाँ पर उसको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो इसमें इन्होंने यही कहा है कि भगवान ने जो कुछ किया है मनुष्य के साथ वो अच्छा ही किया है। तो पैराडाइज लॉस्ट में इन्होंने ये बात बोली है। और इसमें ये भी बोला गया है कि जो जो ईश्वर है उस वो सब बुरी चीज़ों को अच्छा बना देता है। ईश्वर ने ही अर्थ बनाई है, ईश्वर ने ही ह्यूमंस बनाए हैं और उसने ही जीसस को भेजा था, जीसस क्राइस्ट को, जिससे जो हमारे पाप हैं वो धुल जाएं, मनुष्य के जो पाप हैं वो खत्म हो जाएं और मनुष्य का उद्धार हो जाए। क्वेश्चन नंबर 53, हु सेड वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज ए टास्क, नोबडी एवर विस्ड इट लॉन्गर। ये बात किसने बोली है कि हम पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हैं तो एक टास्क की तरह पढ़ते हैं? मालूम पड़ता है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं। और जिन लोगों ने भी पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी है वो सब चाहते थे कि ये छोटी होती और इतनी लंबी ना होती। नोबडी एवर विस्ड इट लॉन्गर, कोई भी नहीं चाहता था कि ये इतनी लंबी होती। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने ये बात बोली है उसको पैराडाइज लॉस्ट पढ़ने में ज़्यादा मज़ा नहीं आया है और उसको बोरियत लगी है, कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा मज़ा नहीं आया है। तो ये बात किसने बोली है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स सही जवाब आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये बात बोली है। यानी यहाँ कहने का यही मतलब है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को पैराडाइज लॉस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी और जब वो पढ़ रहे थे तो उनको आनंद नहीं आया, उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो कोई काम कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये जो पैराडाइज लॉस्ट है इसको पढ़ना एक 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 ड्यूटी की तरह लग रहा है। मतलब एक किताब पढ़ने में आनंद आना चाहिए पर आनंद नहीं आया और ये हमको एक ड्यूटी की तरह लग रहा है और मालूम पड़ा जैसे हम कोई मैं काम कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 54, इन विच ट्रीटीज मिल्टन हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज डिसलाइक फॉर कैथोलिक्स। तो ट्रीटीज़ माने होता है एस्से, निबंध। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो एस्से होता है उसका ही सिनोनिम है ट्रीटीज़। तो किस वर्क में, किस निबंध में मिल्टन ने अपनी डिसलाइक को व्यक्त किया है? वो जो कैथोलिक्स को पसंद नहीं करते थे। जॉन मिल्टन जो थे वो एक प्रोटेस्टेंट थे और एक प्यूरिटन भी थे और वो कैथोलिक्स को पसंद नहीं करते थे। तो जॉन मिल्टन ने इस बात का जिक्र कहाँ पर किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही जवाब चलिए आपको बता देता हूँ सीधे सीधे, ऑफ रिफॉर्मेशन। ये जो वर्क है इसमें जॉन मिल्टन ने बताया है कि वो कैथोलिक्स को पसंद नहीं करते हैं। तो फ्रेंड जो ईसाई होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं और कैथोलिक्स होते हैं। ये बात आप लोग को शायद पता होगी। तो जॉन मिल्टन जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे और प्यूरिटन भी थे। क्वेश्चन नंबर 55, फॉलोइंग लाइन्स बिलोंग टू। निम्न लाइनें किस पोएम से संबंध रखती हैं? वेन यंग इन ईयर्स बट इन सेज काउंसिल ओल्ड, देन हुम ए बेटर सीनेटर नियर हेल्ड। तो यहाँ पे इन्होंने वेन कह दिया है, वेन यंग इन ईयर्स। तो वेन यहाँ पे इन्होंने नाम बता दिया है। तो यहीं से आप लोग को ये मिल जाता है क्लू कि जॉन मिल्टन ने किसके ऊपर पोएम लिखी है? वेन नाम के व्यक्ति के ऊपर लिखी है। तो ये 4 ऑप्शन आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिख रहा है, टू सर हेनरी वेन द यंगर के ऊपर इन्होंने ये पोएम लिखी है। तो यहाँ से थोड़ा सा क्लू हमको मिल जाता है वेन। तो यहाँ पे वेन दिख जाता है तो मालूम पड़ जाता है कि इसमें वेन कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। जो सर हेनरी वेन थे वो कौन थे? वो इंग्लिश पॉलिटिशियन थे, नेता थे, स्टेट्समैन थे और वो गवर्नर थे। तो वो उन्हीं के ऊपर ये पोएम जॉन मिल्टन ने लिखी है।
तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56, फॉलोइंग लाइन्स बिलोंग टू विच पोएम? ओवर ऑल द इटालियन फील्ड्स वेयर स्टिल डोथ स्वे द ट्रिपल टायरेंट दैट फ्रॉम दीज में ग्रो। तो ये जो दो लाइनें हैं ये कहाँ से ली गई हैं? यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो चलिए सही जवाब बता देते हैं। तो इटालियन फील्ड्स करके इसमें आया है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी से लिया गया है, ऑन द लेट मैसेकर ऑफ पीडमोंट से ये लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। यहाँ फील्ड का मतलब जहाँ तक मुझको लगता है ये युद्ध से है। तो व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ यदि मैं युद्ध हार गया? ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये बात किसने बोली है? ये बात बोली है दोस्तों, ये बात बोली है सैटर्न ने। ये बात बोली है, जो सैटर्न था वो बहुत अच्छा ओरेटर था, और वो जो फॉलन एंजल्स थे उनको भाषण देकर अपनी तरफ कर लेता था और वो अपने साइड में कर लेता था, और वो बहुत अच्छा भाषण देने वाला था, वो ओरेटर था, और बहुत अच्छा उसने कन्विंस करने की पावर बहुत अच्छी थी। जो पूरी लाइन थी वो इस तरह थी, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट द अनकॉन्करेबल विल। जो सैटर्न है वो कहता है कि उसकी जो इच्छा शक्ति है उसको कोई भी जीत नहीं सकता है, और वही अंत में जीतेगा। एंड स्टडी ऑफ रिवेंज इमॉर्टल हेट एंड करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड। और वो गॉड के सामने कभी भी नहीं झुकेगा, कभी भी समर्पण नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, विच डॉक्ट्रिन इज़ फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में कौन सा सिद्धांत पाया जाता है? फ्रीडम ऑफ वेंडरिंग, फ्रीडम ऑफ रोमांस, फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ सिन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्रीडम ऑफ विल इसमें पाया जाता है। फ्रीडम ऑफ विल क्या है इसको मैं कभी विस्तार से आपको बताऊंगा, वैसे वीडियो लंबा हो रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट काइंड ऑफ सोनेट मिल्टन रोट। जॉन मिल्टन थे वो किस तरह की सोनेट लिखते थे? शेक्सपियरियन सोनेट लिखते थे, इटालियन सोनेट लिखते थे, स्पेंसरियन सोनेट लिखते थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इटालियन सोनेट लिखते थे। इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। और ये जो सोनेट होती है 14 लाइन्स की होती है। इसका जो दो सेक्शंस में होती है, जो पहला जो स्टैंजा होता है वो 8 लाइन्स का होता है जिसको ऑक्टेव बोलते हैं, और जो दूसरा स्टैंजा होता है वो 6 लाइन का होता है जिसको हम सेस्टेट बोलते हैं। 6 लाइन का होता है ये। इस तरह ही 14 लाइन्स कंप्लीट हो जाती हैं। तो जो जॉन मिल्टन थे वो इटालियन सोनेट लिखते थे, इटालियन के स्थान पर पेट्रार्कन सोनेट भी आ सकता है। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन मिल्टन की जो पोएम है, जो उन्होंने खुद के ऊपर पोएम लिखी है अपनी ब्लाइंडनेस के ऊपर, उसकी राइमिंग स्कीम क्या है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सही जवाब चलिए बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। ए बी बी ए सी डी ई, ये इसकी राइमिंग स्कीम है ऑन हिज ब्राइटनेस की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 60 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, और जॉन मिल्टन पर आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और 20 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं ये भी कमेंट करके बताएं।